जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। और साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप स्टडी भी प्रॉपरली कर रहे होंगे और पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आपने ज़रूर सुने होंगे। तो बच्चों आज दोबारा से आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो हमने कंप्लीट किया है। इसे मुकम्मल तौर पे रिवाइज करेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो आज के लेक्चर में हम पास्ट पेपर्स और इस तरह की कुछ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन और स्क्रीन पे हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में किताब में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो गई होगी। शुरू में आते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 ये आपके सामने है। इसका नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। पाकिस्तान तो नहीं लिखा लेकिन पाकिस्तान का ही लीगल सिस्टम है। सबसे पहले इसमें था डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो लॉ में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स और a system of rules, set of rules or system of rules of conduct designed and enforced by the state। ऐसे रूल्स का सेट या सिस्टम जो रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं कि आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए, जिसे डिजाइन किया और बाद में एनफोर्स कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया स्टेट ने। तो याद रखना गवर्नमेंट का नाम नहीं है, स्टेट इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट के थ्रू। टूल कौन बनती है, एफर्ट कौन करती है? गवर्नमेंट। लेकिन किसके बिहाफ पे एफर्ट करती है? स्टेट के बिहाफ पे। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल, के लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। ठीक है। कंट्रोल करना है कि ये देखना है कि कोई काम हो या ना हो, और रेगुलेट करना है कि जो बंदे काम कर रहे हैं तो उन पे नजर रखना। तो बेसिकली यही चीज थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। तो हम इससे आगे चलते हैं। नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ। सॉरी, ये बहुत क्विकली ऊपर नीचे हो रहा है। मैं इसे माउस के जरिए लाता हूँ। नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ क्या है? बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ। मैंने आपको कहा था कि मेरे ख्याल में मर्केंटाइल लॉ इज अ सब लॉ ऑफ बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में अगर देखा जाए तो दो तरह के लॉ आते हैं। एक तो मर्केंटाइल लॉ है जो मर्चेंडाइज से रिलेट करता है, ट्रेडिंग से रिलेट करता है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स हो गई और मुख्तलिफ इस तरह के लॉज हो गए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करने हैं। एक लॉज होते हैं जो आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है और इसे चलाया कैसे जाएगा, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल में आप इसे दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं बिजनेस लॉ को। एक है मर्केंटाइल लॉ एंड नंबर 2 लॉ, लॉज रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिजनेस। तो यहाँ खैर उसने मर्केंटाइल लॉ का मतलब बिजनेस लॉ लिया, अल्टरनेटिव लिया है। तो any law that relates to the business activities, to regulate the business activities is called mercantile law। और बेसिकली ये हमने पढ़ा था कि दो किस्म के लॉज हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो बिजनेस लॉ बेसिकली प्राइमरीली सिविल लॉ में फॉल करेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी लॉ। ये तो बड़ी सिंपल बात ही, मैं से रिवाइज नहीं करता कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ऑडिट भी करना होता है। वी आर प्रोफेशनल, तो हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग से रिलेटेड और हमारे ऑडिट से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं। और फिर जब हमने ऑडिट करना है तो बिजनेस का हर एस्पेक्ट हमने देखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस कौन से लॉज के तहत चलता है और क्या ये लॉज को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। वेयर टू अप्लाई लॉ इन प्रैक्टिकल लाइफ जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ट्रैफिक लॉज की। तो ट्रैफिक लॉ से लेके हर जगह तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ को अप्लाई करते हैं। खास तौर पर जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोगों से तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है, जिसमें हमारी जिम्मेदारी डिफाइन हो जाती है कि बीइंग ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हम इसमें क्या करेंगे। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, मैंने कहा था चार सोर्सेज हैं। लेजिस्लेशन, जो हमारी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के थ्रू बाकायदा एक पूरे प्रोसेस के जरिए लॉ बनाया जाता है, जो आगे हमने बहुत डिटेल से पढ़ा भी था। नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट वाला जो चक्कर हमने पढ़ा था। प्रेसिडेंट, हमने कहा था कि पिछली किसी कोर्ट में पहले माजी में किसी कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, फ्यूचर में बिल्कुल मिलता जुलता केस किसी उसके बराबर की या उसकी सब ऑर्डिनेट उससे छोटी लेवल की कोर्ट में प्रेजेंट हुआ है, तो ये प्ली दी जा सकती है कि भाई आपके लेवल की, आपसे बड़ी कोर्ट ने ये फैसला किया था, बल्कि बड़े लेवल की कोर्ट ने ये फैसला किया था, तो चूंकि आप तो जूनियर कोर्ट हैं तो आप उनके फैसले को ही एक विजडम समझ के उसे एक लॉ के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, उसी तरह का फैसला कर दें। तो उसे हम कहते हैं कि आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। कस्टम का मतलब है किसी मुल्क में किसी बिजनेस में जो
जनरली एक कल्चर बन जाता है कि ये काम ऐसे ही होगा, तो वो भी ये लॉ हो जाता है। लॉ में क्लियरली नहीं लिखा होता ये काम कैसे होगा, लेकिन एक कल्चर बन गया मुल्क में, बिजनेस में कल्चर बन गया। तो कोर्ट जरूर कंसिडर करेगी कि वो ये देखेंगे क्या ये कस्टम्स फॉलो किए गए हैं दोनों पार्टीज की तरफ से कि नहीं, और कस्टम्स के मुताबिक ही इन्हें चलना चाहिए अगर लॉ मना नहीं करता और लॉ में क्लियरली कुछ और नहीं लिखा। तो वो जो कस्टम, जो रवायत बन गई है, जो तरीके बन गए हैं, वो भी एक लॉ बन जाएगा। और आखिर में एग्रीमेंट, दो पार्टीज ने आपस में जो भी एग्री कर लिया, प्रोवाइडेड कीपिंग देमसेल्फ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, लॉ की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना, लॉ के अंदर रहते हुए उन्होंने आपस में कुछ भी फैसला कर लिया, तो वो भी एक लॉ होगा। और बाद में अगर इख्तलाफ आता है तो कोर्ट उस एग्रीमेंट के मुताबिक फैसला करेगी, तो वो एग्रीमेंट बताते खुद एक लॉ कंसिडर हो जाएगा। तो ये चार सोर्सेज हैं जो आपने याद रखने हैं। फिर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ हमने पढ़ा था कि सिविल लॉ लोगों के आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है। लोगों में आपस में इख्तलाफ हो गया तो वो सिविल कोर्ट में जाएंगे और वहां कोर्ट फैसला कर देगी कि नहीं भाई तुम्हारी बात में वजन नहीं है, दूसरी पार्टी की बात में वजन है, और वाइस वर्सा। तो वो कोर्ट एक के हक में फैसला कर देगी। और अगर एक बंदे के खिलाफ करने की वजह से, मामले को लेट करने की वजह से दूसरी पार्टी को कोई नुकसान हुआ है, तो कोर्ट कहेगी इसका नुकसान भरो। और ये बेसिकली दो पार्टीज में एक जाती लेवल का प्रॉपर्टी का जैसे या एम्प्लॉयमेंट का झगड़ा है, स्टेट इसके बीच में नहीं आती। स्टेट के लिए दोनों मुहतरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टेट कहती है हमने तुम्हें कोर्ट सिस्टम दे दिया है, जाओ और आपस में फैसला कर लो, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे केस करती है। जबकि क्रिमिनल लॉ, लॉ रिलेट्स टू क्राइम होता है, जुर्म होता है, या जिसे हम अफेंस भी कहते हैं। अफेंस एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है कि इसमें स्टेट बीच में कूद पड़ती है कि नहीं भाई, हमने अपने शहरियों को जो गारंटी दी थी कि तुमसे ये ज्यादती नहीं होगी, अगर किसी ने तुमसे ये ज्यादती किया तो तुम्हारी तरफ से हम केस करेंगे। तो क्रिमिनल लॉ में कोई क्राइम होता है और इसमें ना सिर्फ जुर्माना भी हो सकता है बल्कि कैद और सजाए मौत तक हो सकती है। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, हुआ बराए तावान, और बहुत सी या गद्दारी है जैसे मुल्क से गद्दारी, तो इनसे ये सारे क्रिमिनल लॉज हैं, इनमें आते हैं, क्रिमिनल एक्ट्स हैं ये। और इनमें बहुत शदीद सजाएं भी हो सकती हैं। जबकि सिविल लॉ में जनरली कैद नहीं होती, बल्कि होती नहीं है। आप जनरली ये कहते हैं कि दूसरी पार्टी का नुकसान पूरा कर दो। तो और क्रिमिनल लॉ में स्टेट जो होती है वो बीच में आ जाती है। तो ये दो बेसिकली फर्क है, दो तरह की ब्रॉडर टाइप्स हैं लॉ की। फिर उसने डिफरेंशिएट किया था दोनों में। तो एक बात तो यही था कि सिविल लॉ जो है वो लोगों के आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन करता है, तो लिहाजा जब केस भी होता है तो एक पार्टी दूसरे पे केस करती है, ठीक है। जबकि क्रिमिनल लॉ में एक बंदा कोई ऐसी हरकत करता है जो स्टेट के मुताबिक इंतहाई गलत है, और स्टेट के मुताबिक उसके शहरियों को थ्रेट किया गया, नुकसान दिया गया, तो अपने शहरी की तरफ से स्टेट कोर्ट में जाती है। आप सिर्फ कंप्लेंट करते हैं स्टेट को थ्रू पुलिस या थ्रू एनी डिपार्टमेंट, और स्टेट फिर वो आपके केस को टेकअप करती है और आगे बढ़ती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पर्पस क्या होता था, इसमें सिविल लॉ में पर्पस है कि जिस बंदे का नुकसान हुआ है उसका नुकसान पूरा किया जाए और जो उसका राइट है वो उसे दिलवाया जाए। जबकि क्रिमिनल लॉ में जो है वो इस काम को रोका जाए, आइंदा कोई जुर्रत ना करे ये काम करने की, चाहे आपको पनिशमेंट दे के काम को रोकना पड़े। तो पर्पस का है इस काम को रुकवाना और एक मिसाल बनाना है कि ये काम किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। सिविल लॉ में जो आप कोई ऐसा काम करते हैं जो लगता है कि लॉ के अगेंस्ट है, तो उसे हम कहते हैं ये टॉर्ट हुआ, TORT, टॉर्ट। जबकि क्रिमिनल लॉ में जो आप लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं तो हम कहते हैं आपने क्राइम किया है, जुर्म किया है या ऑफेंस किया है, OFFENCE, ऑफेंस या क्राइम। अच्छा जी, दूसरा हार्म कास्ट है, वो हमने पढ़ लिया। बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है सिविल लॉ में वो है बियॉन्ड ऑल, सॉरी गलत कह रहा हूँ, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो इम्कानात हैं दोनों पार्टी को सुना कोर्ट ने, कोर्ट को जो लगता है कि जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये पार्टी का मौक़िफ़ जो है ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके हक में फैसला कर देगी। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, क्या इम्कानात हैं उन्हें बैलेंस करेगी। जो भी इम्कानात हैं, जो भी तवक्को है कि जो पार्टीज कह रही हैं इससे क्या नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो पार्टी ज्यादा स्ट्रांगली दे रही है तो जिसका बैलेंस ज्यादा हो गया, जिसके पलड़े में, उसके हक में फैसला हो जाएगा। जबकि क्रिमिनल लॉ में चूंकि आपने उसे कैद देनी है, उसका पूरा कैरियर एक तरह से तबाह हो सकता है बंदे का, उसे सजाए मौत दी जा सकती है, तो हम कहते हैं बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, बियॉन्ड ऑल डाउट्स नहीं, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। आपने कोर्ट ने फैसला करना है कि जब तक तमाम डाउट, रीजनेबल डाउट्स रीजनेबल हद तक खत्म नहीं हो जाते, तमाम शुबहात के इस बंदे ने हो सकता है जुर्म ना किया हो,
जब तक ये खत्म नहीं हो जाते, डाउट खत्म हो जाते हैं मुनासिब हद तक, ऑल डाउट्स नहीं, रीजनेबल, क्योंकि ऑल डाउट कभी भी दुनिया में खत्म नहीं होते ना, शक तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रहता ही है। तो रीजनेबल हद तक डाउट खत्म हो जाते हैं कि नहीं अब ये लगता है कि इस बंदे ने जुर्म किया तो ही सजा मिलेगी। अगर मुनासिब हद तक शक खत्म नहीं होते तो फिर शक का फायदा मुलजिम को मिलेगा और वो बरी हो जाएगा। रेमेडी क्या होती है, हमें पढ़ा था कि सिविल लॉ में जनरली आप डैमेजेस देते हैं, जबकि क्रिमिनल लॉ में आप स्टेट पेनल्टी लगाती है, और बस सजा भी हो सकती है, मतलब उम्र कैद हो सकती है, कैद हो सकती है, और इवन सजाए मौत भी हो सकती है। नीचे एग्जांपल उसने दी थी वो आपने पढ़ ली होंगी। उस बाद एप्लीकेशन ऑन बिजनेस, बिजनेस में कैसे एप्लीकेबल होते हैं वो हमने पढ़ा कि बिजनेस में जनरली जो लॉज हैं बिजनेस रिलेटेड वो सिविल नेचर के ज्यादा हैं। हाउएवर के मतलब क्रिमिनल लॉज भी बिजनेस में अप्लाई होते हैं, मतलब बहुत से क्रिमिनल लॉज हैं जो बिजनेस में लगते हैं, मतलब बिजनेस में किसी एक बिजनेस ने फ्रॉड किया अपने कस्टमर के साथ तो वो क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा, वो सिविल में नहीं जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो बिजनेस लॉज है वो सिविल में। इसके बाद आगे तक करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमने पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, मैंने कहा था आइन और एक सिंपल लॉ या कानून में क्या फर्क होता है। आइन इज एन अम्ब्रेला जो कि पूरी स्टेट पे छाई होती है, और ये आपको बताती है कि स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट को चलाना कैसे है, ठीक है, और उसके डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, एक्सेट्रा। जबकि कानून किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे होता है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप पे कानून होगा, कंपनीज पे कानून होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पे होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे होगा। तो लॉ एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल स्टेट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। फिर स्टेट, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें 12 पार्ट्स हैं, और आर्टिकल कितने हैं वो हम देख लेते हैं, मुझे खुद याद नहीं रहा। पार्ट वन, और हर पार्ट का एक टाइटल है, और फिर उसके अंदर डिटेल्स है, ठीक है। तो पार्ट 12 है, और जिसमें टोटल आर्टिकल है 280। हमारे आइन में 280 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 280 से ज़्यादा हो गए, 248, 240 बी टाइप भी आ गए हैं। तो लेकिन मतलब तकरीबन 300 के करीब आप कह सकते हैं कि आर्टिकल होंगे, 300 के लगभग होंगे। अभी मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में, ज़रा आइन देख के। तो और पांच स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। स्केड्यूल में क्या होती है, डिटेल होती है कुछ चीज़ों की जो कि लॉ में ऊपर आइन में मेंशन्ड है। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, और टोटल 12 पार्ट्स हैं हमारे आइन के, और हमने ये डिटेल से पढ़ा था। इसमें जो आपका पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि या तो आपको बता देता है कि जनाब पार्ट नंबर 1, उसका टाइटल भी दे देता है इंट्रोडक्टरी, और पूछता है कि इसमें बताएंगे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। या वो कोई चीज़ बता देता है कि ये वाली चीज़ मुझे बताएं कौन से वाले पार्ट में लिखी गई है। लेकिन ये चीज़ जनरली एमसीक्यू में पूछता है तो नीचे जो ऑप्शन में पार्ट्स के नाम और टाइटल दे देता है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि वो चीज़ पूछना चाह रहा है, इसका लॉजिकल रिलेशनशिप कौन से पार्ट से बनता है। एक बार आपको ये जरूर पढ़ना है, और फिर आप इसे थोड़ा सा रिटेन करें और आगे बढ़ते जाएं। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में जब हम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, तो फिर हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में लॉ मेकिंग होती कैसे है, ठीक है। बल्कि हाँ, इसे पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर जो एग्जांपल्स आ रही हैं, मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल्स जो हैं वो तो एग्जांपल्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो बेसिकली पास पेपर्स हैं। तो बेटा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो लेक्चर हम सिर्फ पास पेपर्स के लिए रखेंगे। तो उसमें इसके अंदर जितने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, और उसके अलावा भी जो पिछली लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो हम अलहदा लेक्चर में रखेंगे ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। अभी हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं तमाम चीज़ों की। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जनाब प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान, ये मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ूंगा। मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके जो जनरली टर्म्स कंडीशंस और उसके जो स्पेक्स, क्या क्या कहना चाहिए कि उसके टीओआरस या इस डेजिग्नेशन की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो हमने पढ़ी थी। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर को भी पढ़ा था, प्रेसिडेंट का हमने पढ़ा था कि ये 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है। इट शुड ही शुड बी ही और शी शुड बी अ मुस्लिम, और ये स्टेट की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके पास जनरली कोई स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं होती। और इसके बाद जैसे सेनेट, नेशनल असेंबली और तमाम सूबों की असेंबलियों के लोग मिल के बैठ जाते हैं, एक जॉइंट वोटिंग होती है, और जो सबसे ज़्यादा वोट ले जाता है वो प्रेसिडेंट बनता है। और जनरली जो मेजोरिटी पार्टी होती है जिसकी हुकूमत होती है उसी का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर वो मेजोरिटी नहीं होगी तो उसकी हुकूमत ही नहीं बनेगी, जब मेजोरिटी होगी तो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवा लेगी, उसके बंदे ज़्यादा हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मतलब लॉ में ये नहीं है कि हर सूरत वही बनाएगी, वो जनरली बनेगा उनका। अच्छा जी, उसके बाद
प्राइम मिनिस्टर हर इंपॉर्टेंट मैटर पे प्रेसिडेंट को अपडेट रखेगा, उसे बताता रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के बारे में। और लॉ मेकिंग में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो भी लॉ बनता है, चाहे वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हो या सेनेट से, अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तो वो लॉ बनता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली से आता है, क्योंकि नेशनल असेंबली में लोग जो इलेक्ट होके आते हैं वो अवाम के वोट से इलेक्ट होके आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर बेसिकली वो बंदा होता है जिसे अवाम पसंद करते हैं, इसी वजह से उसकी पार्टी को अवाम ने वोट दिया होता है। तो फिर वो प्राइम नेशनल असेंबली से में इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है। और मैंने कहा था कि चूंकि हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर समेत जितने भी डेजिग्नेशन फिल इन होंगे तो उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो ही जारी करेगा। तो जो ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो प्रेसिडेंट इसका नोटिफिकेशन जारी करता है और इसे ऑफिशियली अपॉइंट कर देता है। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर है वो आगे अपनी कैबिनेट बनाता है, अपनी एक बॉडी बनाता है जिन्हें मिनिस्टर्स कहते हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स बनाता है। और प्राइम मिनिस्टर अपने जो फैसले करता है वो इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से नहीं करता, कैबिनेट के इजलास होते हैं, वहाँ हर चीज़ डिस्कस होती है और ऑफिशियली कैबिनेट अप्रूवल देती है चीज़ों की। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को इख्तियार दिया गया है कि आप जो चाहें करें, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों में उसे कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है, और कैबिनेट जो कि उनके उसके अपने मिनिस्टर्स होते हैं, उसके अपने मतलब लीडर्स होते हैं, जो उसे फॉलो कर रहे होते हैं, तो जनरली उसे प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। तो ऑफिशियली याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक कोई काम नहीं करता या आगे नहीं बढ़ता जब तक उसकी कैबिनेट उसकी अप्रूवल ना दे दे। अच्छा जी, उसके बाद फिर सेनेट आ जाती है। सेनेट मैंने कहा था कि पाकिस्तान लेवल पे हम दो लेवल पे सोचते हैं, एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की रियासत जो परमानेंट रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती, जब से ये बनी है। जबकि गवर्नमेंट जो होती है वो आती जाती रहती है। स्टेट बेसिकली हमारी असल यूनिट है जिसे हमने चलाना है, जिसके अंदर हम रहते हैं। गवर्नमेंट इसे सिर्फ चलाने के लिए आती है, अपना पीरियड पूरा करती है और चली जाती है। अच्छा जी, नेशनल असेंबली है, ये आपकी आती है, ये भी 5 इयर्स के लिए आती है, आई गेस सो। यहाँ पे लिखा होगा, मेरा ख्याल है 5 इयर्स ही है ना हमारे पाकिस्तान में। तो 5 इयर्स के लिए आती है। सेनेट जो होती है, जो कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, नेशनल असेंबली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब नेशनल असेंबली खत्म होती है, जब गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। जबकि सेनेट जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो सेनेट कभी खत्म नहीं होती स्टेट की तरह। सेनेट का स्ट्रक्चर हमने इस तरह बनाया है कि जब इसके आधे मेंबर्स रिटायर होते हैं तो बाकी आधों का आधा पीरियड बाकी होता है। जिनका पीरियड बाकी था, जब उनका आधा पीरियड कंप्लीट होता है तो पीछे जो इलेक्ट होके आए थे, जो नए इलेक्ट हुए थे, उनका आधा पीरियड बाकी होता है। तो ये इस तरह चलता रहता है और सेनेट कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, सेनेट में हर सूबे से भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है सूबों की। जबकि नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनती हैं, हल्के बनते हैं, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बनते हैं, क्योंककि नेशनल असेंबली ने अवाम को रिप्रेजेंट करना है। तो जहाँ ज्यादा अवाम होंगे वहाँ ज्यादा हल्के होंगे जिस इलाके में। जबकि सेनेट ने जो कि पूरे नेशनल यूनिटी को एड्रेस करना है, और दूसरा इसने इंश्योर करना है कि सूबों से ज्यादती ना हो, तो यहाँ सूबों को बराबर राइट देने के लिए तमाम सूबों से बराबर मतलब सीट्स होती हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। प्लस विमेन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए अलग सीट्स होती हैं ताकि उनकी भी अलग से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और ये 6 साल के लिए इसका पीरियड होता है, और 6 साल के बाद फिर इसके दोबारा इलेक्शन होते हैं। लेकिन पूरे 6 साल के बाद नहीं, वो मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बताया है कि इलेक्शन 6 साल बाद होते हैं, लेकिन ऐसे बनाया गया है कि उस वक्त आधी पार्लियामेंट सेनेट जो है वो रिटायर होती है, जबकि आधी के 3 साल बाकी होते हैं। ठीक है ना, तो एंड सो ऑन इस तरह चलता है। उसके बाद सेनेट, अच्छा, नेशनल असेंबली में होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो कि नेशनल असेंबली को चलाने के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जबकि सेनेट में होते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है, या खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई, या उसने रिजाइन कर दिया, तो स्पीकर कौमी असेंबली जो होता है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आता। बाय डिफॉल्ट वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है एक्स ऑफिशियो। ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट खुदा ना उसकी डेथ हो जाती है, जब पाकिस्तान में नहीं होता, उसकी प्रेजेंस नहीं होती, तो फिर जो सेनेट का चेयरमैन है वो नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट होता है, और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है, क्योंकि सेनेट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, लिहाजा प्रेसिडेंट की जगह सेनेट का चेयरमैन आएगा। तो ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद
नेशनल असेंबली हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया था कि पॉपुलेशन की बेस पे मैंने बता दिया था। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि सिनेरियो वन है, द बिल पास विद अमेंडमेंट, विदाउट अमेंडमेंट, कि एक हाउस से में बिल ओरिजिनेट हुआ। याद रखें, ओरिजिनेट का वर्ड यूज करना है आपने। एक हाउस में बिल ओरिजिनेट होने का मतलब है कि पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया, उसके किसी मेंबर ने पेश किया, वहां उसकी अप्रूवल हो गई। एक हाउस का मतलब है या नेशनल असेंबली या सेनेट, दोनों में से किसी में भी। और उसके बाद फिर वो दूसरे हाउस में गया, मतलब अगर नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ था तो वहां से अप्रूवल हो गया, सेनेट में गया, सेनेट से ओरिजिनेट हुआ था तो नेशनल असेंबली में गया, वहां से भी अप्रूवल हो गई तो प्रेसिडेंट को चला गया, प्रेसिडेंट ने उसे देखा और साइन कर दिया तो वो एक्ट बन गया। जब पार्लियामेंट के प्रोसेस के थ्रू कोई लॉ बनता है तो हम कहते हैं ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसके नाम के साथ भी एक्ट लग जाता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, और साथ उसका ईयर लग जाता है जिस साल में वो पास हुआ था। तो ये सिनेरियो वन है। सिनेरियो टू, द बिल पास विद अमेंडमेंट, ये था विदाउट अमेंडमेंट। विद अमेंडमेंट कि एक हाउस ने बिल ओरिजिनेट किया, उसे पास किया, दूसरे हाउस को भेजा, दूसरे हाउस ने कहा नहीं जी इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करें। जब उन्होंने चेंजेस का कहा तो उन्होंने पहले हाउस को वापस भेज दिया। अब हाउस कोई भी हो सकता है, पहला हाउस नेशनल असेंबली भी हो सकती है, सेनेट भी हो सकती है, मतलब नेशनल असेंबली से सेनेट में भी जा सकता है, और अगर सेनेट में ओरिजिनेट हुआ तो नेशनल असेंबली में जाएगा पास होके। अच्छा, दूसरे हाउस ने पहले हाउस को भेज दिया, पहले हाउस ने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है, उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो बात खत्म हो गई, दोनों हाउसेज एक लाइन पे आ गए, प्रेसिडेंट को चला गया और प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूवल दे दी। ठीक है, मैं इसके वर्ड्स क्विकली पढ़ता हूँ ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अ बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन आइदर द नेशनल असेंबली और सेनेट, द बिल इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। ट्रांसमिटेड का वर्ड याद करना है, एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजा गया, इसे ट्रांसफर नहीं कहना, इसे ट्रांसमिट कहना है। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि लीगल प्रोसेस है, लॉ में लिखा हुआ प्रोसेस जिसके मुताबिक आपने भेज दिया। ठीक है, तो बिल इज ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस एंड पास बाय द अदर हाउस विदाउट एनी अमेंडमेंट, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। ये वर्ड याद है, मैंने आपको कहा था कि असेंबलीज और सेनेट जो है वो तो अप्रूवल देती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हमेशा असेंट देता है, रजामंदी देता है। प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो बिल को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, उसे असेंट नहीं देता, वो कम से कम ये कह सकता है कि मेरी ये सजेशन है, इसे दोबारा कंसिडर कर ले। लेकिन अगर नेशनल असेंबली और सेनेट कहती हैं कि नहीं आपकी सजेशन हमें मंजूर नहीं है, तो बहरहाल प्रेसिडेंट को वो पास करना पड़ेगा। फिर विद अमेंडमेंट में वही बात है, बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन आइदर द नेशनल असेंबली और द सेनेट, द बिल इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस एंड पास बाय द अदर हाउस विद अमेंडमेंट। उन्होंने पास तो कर दिया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हमारी शर्त है कि ये पांच चार पांच चीजें अमेंड कर दें। जब ये हो गया तो बिल इज सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट वाज ओरिजिनेटेड, वापस आया पहले हाउस में और उन्होंने भी उसे पास कर दिया, और फिर बिल प्रेसिडेंट को चला गया। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको जॉइंट सेशन या जॉइंट सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि दोनों हाउसेज बाय द एंड ऑफ द डे एक ही लाइन पे आ जाते हैं। द बिल इज रिजेक्टेड और नॉट पास बाय द अदर हाउस। एक हाउस ने बिल जनरेट किया, पास किया है, अप्रूवल दी, दूसरे हाउस को भेज दिया, दूसरे हाउस ने या तो बिल बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं है ही गलत, हम तो मानते ही नहीं, या उन्होंने अमेंडमेंट के पास या उन्होंने अमेंडमेंट करके पास किया। ठीक है जी, नॉट पास बाय अदर हाउस, या उन्होंने पास ही नहीं किया, या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक ही बात है, पास नहीं किया, रिजेक्ट करने का मतलब है या तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमें मंजूर नहीं, पास नहीं किया का मतलब है उन्होंने खामोशी रखी, कुछ भी नहीं कहा, और या उन्होंने अमेंडमेंट के साथ पास किया और पहले हाउस को भेज दिया। ऊपर वाले केस में हमने पढ़ा था कि पहले हाउस ने अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा उसे अप्रूवल ले ली, लेकिन यहाँ क्या है कि पहले हाउस ने कहा, फर्स्ट हाउस ने कहा कि नहीं हमें मंजूर नहीं है अमेंडमेंट, हमने तो ओरिजिनल भी दिया था, हम तो वही चाहते हैं। अब दोनों में इख्तलाफ बरकरार है। अब क्या होगा, जो जहां से ओरिजिनेट हुआ था वो हाउस क्या करेगा जनरली, वो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख देगा कि ज्वाइंट सिटिंग कॉल करें। फिर ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग में क्या होगा, दोनों हाउसेज बैठ जाएंगे और फिर ज्वाइंट वोटिंग होगी, फिर जो भी विन कर जाएगा, पास या फेल, उस हिसाब से वो बिल या पास हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। A bill is originated and passed in either the National Assembly or Senate. The bill is transmitted to other house and is either rejected or not passed within 90 days. ये बात याद रखनी है जो मैंने मिस की थी पिछली बार, इसलिए कि आखिर में करेंगे। तो जब एक हाउस बिल को अप्रूवल देता है तो दूसरे हाउस को विद इन 90 डेज उसकी अप्रूवल देनी होती है। अगर वो 90 डेज में अप्रूवल नहीं देता, 90 डेज लैप्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अब इसका टाइम गुजर गया है,
मजीद इंतजार की जरूरत नहीं है, तो जो फर्स्ट हाउस है वो ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर सकता है। या दूसरे अल्फाज में फर्स्ट हाउस को 90 डेज वेट करना पड़ेगा। द बिल at the request of the house in which it was originated shall be considered in the joint sitting of both houses. The bill is passed by the vote of majority of the member present and voting in the joint sitting. तो बिल फिर प्रेसिडेंट को चला जाएगा असेंट के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि जॉइंट सिटिंग कॉल भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, क्योंकि वो यूनिटी का अलम बरदार है। तो जो हाउस चाह रहा है कि बिल पास हो, तो वो लिख देगा प्रेसिडेंट को कि जॉइंट सिटिंग कॉल करें। द बिल विद अमेंडमेंट इज नॉट पास्ड, ये सिनेरियो उसने अलग कर दिया है कि एक हाउस ने बिल अप्रूव किया, दूसरे को भेजा, उसने उसमें अमेंडमेंट करके पास किया। ऊपर हमने पढ़ा था कि पहले हाउस ने अगर अमेंडेड बिल को पास कर लिया तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे सिर्फ ये फर्क है कि पहले हाउस ने अमेंडमेंट को नहीं माना, और उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो ओरिजिनल बिल ही चाहिए। अब दोनों में इख्तलाफ है, तो फिर वही ज्वाइंट सिटिंग वाली बात हो जाएगी। तो इसे आपने पूरी ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है। अब यहाँ 90 डेज वाला चक्कर इसलिए नहीं आएगा कि 90 डेज तो उस वक्त है ना कि 90 डेज तक बहस ही हो रही थी और पास नहीं हुआ। यहाँ तो उसने लिख दिया है कि उन्होंने पास कर दिया विद अमेंडमेंट, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 90 डेज के अंदर अंदर अमेंडमेंट के साथ अप्रूवल हो गई है। अच्छा जी। द मनी बिल, मनी बिल मैंने कहा था हम बजट को कहते हैं, और बजट हमने पढ़ा था कि सिर्फ नेशनल असेंबली में पेश होता है। सेनेट को सिर्फ एडवाइस के लिए भेजा जाता है, सेनेट की अप्रूवल नहीं चाहिए इसमें, और फिर प्रेसिडेंट को चला जाता है। अ मनी बिल रिलेटिंग टू फाइनेंस और टैक्स इज ओरिजिनेटेड इन द नेशनल असेंबली। ये कभी भी सेनेट से नहीं आता। जैसे बाकी बिल तो सेनेट से भी आ सकते हैं और नेशनल असेंबली से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं ना, ये सिर्फ नेशनल असेंबली से आएगा। अ कॉपी ऑफ द बिल इज सेंट टू द सेनेट फॉर रिकमेंडेशंस, फॉर अप्रूवल नहीं, फॉर रिकमेंडेशन। तो सेनेट को जो भेजा जाएगा वो सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा, और नेशनल असेंबली इज नॉट बाउंड कि वो तमाम रिकमेंडेशंस को फॉलो करे, चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। द नेशनल असेंबली पासेस द बिल विद और विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ द सेनेट। वही वाली बात कि नेशनल असेंबली की मर्जी है सेनेट की अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करे बिल के अंदर कि ना करे। द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर assent. The power of the president shall assent to the bill within 10 days। इसका मतलब है जब एक हाउस दूसरे हाउस को अप्रूवल करके भेजता है, तो दूसरे हाउस ने 90 डेज के अंदर अंदर आपको अप्रूवल देनी होती है। और जब प्रेसिडेंट को चला जाता है तो प्रेसिडेंट को 10 डेज के अंदर अंदर असेंट देनी होती है। मैं बार बार असेंट का वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये याद रखना है। प्रेसिडेंट ने असेंट देनी होती है, अप्रूवल नहीं देनी होती। तो फॉर रिटर्न 10 डेज और रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन, या अगर वो असेंट नहीं देना चाहता, उसे लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होनी चाहिए, सजेशन देता है, तो फिर सजेशन दे के वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देता है। ठीक है, ऑफ एनी प्रीवियस अमेंडमेंट। और अगर वो रिटर्न करता है, ये आगे लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, द बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट इन ज्वाइंट सिटिंग। तो किसी एक हाउस को नहीं भेजेगा, क्योंकि दोनों हाउसों की हाउसेज की अप्रूवल थी और प्रेसिडेंट ने दोनों पे ही क्वेश्चन मार्क लगा के रिकंसिडरेशन का कह दिया है। तो अब होगा ये कि प्रेसिडेंट खुद से ज्वाइंट सिटिंग कॉल करेगा और बिल को वापस भेजेगा। ज्वाइंट सिटिंग में तो जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों बैठी हैं, तो वहां पे फैसला हो जाएगा। ठीक है जी, वही वाली बात। और फिर प्रेसिडेंट को आएगा दोबारा से असेंट के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को माने या ना माने। बट इन एनी केस जब दोबारा प्रेसिडेंट को आएगा तो प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे। अब प्रेसिडेंट इस पे कुछ नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। लैप्स ऑफ द बिल मैंने उस दिन बहुत डिटेल से पढ़ा दिया था कि अगर एक बिल नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ है और वहीं पे डिस्कस हो रहा था और अभी अप्रूवल नहीं हुई थी, नेशनल असेंबली गई तो बिल भी गया। अगर नेशनल असेंबली से अप्रूवल हो गई थी, सेनेट में था और नेशनल असेंबली गई, तो क्या होगा उसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। जनरली वो बिल चला जाएगा, लेकिन अगर वो सेनेट में अंडर डिस्कशन था और नेशनल असेंबली चली गई, क्योंकि सेनेट तो जाती नहीं है कभी भी, तो वो लैप्स नहीं होगा। सेनेट से पास हो गया था, नेशनल असेंबली में आ गया था, नेशनल असेंबली चली गई, तो भी लैप्स नहीं होगा, वो नई असेंबली को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया था, इसे आपने दोबारा पढ़ लेना और समझ के पढ़, रट्टा नहीं लगा। इसके बाद पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। मैंने कहा था कि अगर कोई इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट को इमरजेंसी में कोई लॉ बनाना है जबकि असेंबली सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो एक लॉ बना के उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, और इसकी मुद्दत होती है 120 डेज। ठीक है। तो 120 डेज तक ये चलेगा, और 120 डेज के बाद ये
खुद बहुत एक्सपायर हो जाएगा। बट इफ विद इन 120 डेज नेशनल असेंबली और सेनेट के ऊपर हमने प्रोसेस पढ़ा, उसके जरिए इसकी अप्रूवल दे देते हैं और इसकी असेंट भी हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो फिर ये बाकायदा एक्ट बन जाएगा और परमानेंट लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर नेशनल असेंबली 120 डेज से पहले पहले बन जाती है और इसे रिजेक्ट कर देती है तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर तो इस पे वो खामोश रहती है और 120 डेज तक इस पे कोई काम नहीं होता तो भी ये खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट हैव डीम्ड नेसेसरी टू द टेक इमीडिएट एक्शन, ही हैज पावर टू मेक एन ऑर्डिनेंस when the Senate or the National Assembly are not in session. Such ordinance promulgated thus shall have the same force and effect as an act of the parliament. Act of the parliament का मतलब है कि जो पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बना है उसे हम एक्ट कहते हैं ना। जितनी उसकी पावर होती है उतनी उतनी ही ऑर्डिनेंस की पावर होगी। ऑर्डिनेंस शैल स्टैंड रिपील्ड। कैंसल का वर्ड यूज नहीं करना, खत्म होने का वर्ड यूज नहीं करना, रिपील्ड का वर्ड यूज करना। ये लीगल वर्ड है कि रिपील का मतलब खत्म हो जाएगा। आफ्टर 120 डेज इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड और पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इन केस ऑफ मनी बिल बाय बोथ हाउसेज, इफ इट इज अदर देन मनी बिल। तो मनी बिल तो वैसे सिर्फ नेशनल असेंबली में जाना होता है, तो अगर प्रेसिडेंट ने मनी बिल को ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉन्च कर दिया है और नेशनल असेंबली इसे बाद में आने के बाद अप्रूवल नहीं देती तो ये लैप्स हो जाएगा 120 दिन के बाद। और फिर नेशनल असेंबली अपना मनी बिल लाएगी। और अगर ये अदर देन मनी बिल है तो जब तक ऊपर दिए गए पूरे प्रोसेस के को फॉलो करते हुए दोनों हाउसेज जब तक कंफर्मेशन नहीं देंगे तो ये पास नहीं होगा। However, National Assembly may extend any ordinance for another period of 120 days. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 120 दिन के अंदर नेशनल असेंबली ने इसे पास नहीं किया, और इसलिए नहीं किया कि उस पर बहस जारी है और असेंबली कहती है कि नहीं हमें कुछ टाइम और चाहिए, तो वो इस पे 120 दिन के लिए इसे मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 240 डेज तक चल सकता है अगर नेशनल असेंबली इसे एक्सटेंड करे। नेशनल असेंबली, सेनेट की बात नहीं हो रही। If National Assembly before expiration of above 120 days passes a resolution disapproving any ordinance, मतलब जो ऑर्डिनेंस था वो 120 दिन से पहले ही नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आती है, पास हो जाती है कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं, तो जिस दिन वो रेजोल्यूशन आई उसी दिन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हम 120 दिन का वेट नहीं करेंगे और ना ये अफेक्टिव रहेगा। इसके बाद हमने आखिर में पढ़ा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है। ये हमने पढ़ा था। इसके नीचे क्वेश्चन हैं, ये अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके नीचे है जनाब, जो हम पढ़ रहे थे उस दिन हमने कंप्लीट कर लिया था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऊपर गुजर गया है। आई सो यस कि मैंने गुजार दिया है। जस्ट अ मिनट बेटा, मुझे देखने में कहाँ पे चला गया है, कहाँ पे मैंने गुजार दिया है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये मैंने कहा था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि एक जो अथॉरिटी है पाकिस्तान में जिसके पास लॉ बनाने का अख्तियार है, फेडरल लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं कहना चाहिए, फेडरल लेवल पे पार्लियामेंट है और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंसेस की जो असेंबलीज हैं वो हैं और वहाँ गवर्नर होता है। अगर यहाँ पे बिल बनता है पास होता है तो आखिर में प्रेसिडेंट असेंट देता है, तो सूबे में वो सूबाई असेंबली के जरिए प्रोसेस होता है और आखिर में गवर्नर जो है उसे सूबे का वो असेंट देता है। तो प्रोसेस तकरीबन सेम है, लेकिन वो सूबे के लेवल का लॉ है और ये फेडरल लेवल का लॉ है। और हमने कहा पढ़ा था कि फेडरेशन के अपने इख्तियारात हैं, सूबों के हमारे आइन में अपने इख्तियारात हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि सूबों को इख्तियारात फेडरेशन की तरफ से आए हैं, नहीं, लॉ में लिख दिया गया, आइन में लिख दिया गया कि सूबों के अपने इंडिपेंडेंट इख्तियारात हैं। ठीक है। तो याद रखना है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फेडरेशन से सूबों को अख्तियार दिया जा रहा है। ये मतलब है कि सूबे के अंदर सूबा अपने किसी अथॉरिटी को, किसी एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दे रहा है, और फेडरल लेवल पे फेडरेशन किसी एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था? कोई मिनिस्टर, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई और ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट का ऑफिसर है और जिसे किसी लॉ के तहत इख्तियार दे दिया गया है। तो इसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें जनरली पूछा गया है पास पेपर में कि इस पे कितना कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर का जो अपना इख्तियार दे रहा होता है। तो आपने कहना है जी है सम कंट्रोल, वेरी लिमिटेड कंट्रोल। एक बार आपने इख्तियार दे दिया और जिसे आपने इख्तियार दिया उसने उसे उसकी लिमिट्स में रहते हुए यूज किया, तो जो एक्ट्स उसने कर लिए उसे आप रिवर्ट नहीं करवा सकते कि नहीं भाई हमें ये इनके एक्ट्स पसंद नहीं आए, इसे वापस करें, हमने ये तो नहीं कहा था। अगर उसने इख्तियार के अंदर रहते हुए अपने जो एक्ट्स हैं वो किए हैं तो वो बिल्कुल पास होंगे। ठीक है। वो बिल्कुल इफेक्टिव होंगे। अगर आपको लगता है वो ठीक काम नहीं कर रहा तो आप अपना जो इख्तियार है उसे वापस लें।
जब आप वापस लेंगे तो जिस दिन आपने वापस लिया उसके बाद, चूंकि उसके पास इख्तियार नहीं है उस पार्टी के पास, अब वो अगर कोई काम करेगी तो बिल्कुल इलीगल होगा। उसे कहते हैं अल्ट्रा वायर्स, ये वर्ड याद कर लेना है, अल्ट्रा वायर्स। या तो आपने जो इख्तियार दिया था उसने इख्तियार से तजावुज करके कोई काम किए हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट कहेगी हाँ इसके पास तो इख्तियार ही नहीं था, तो वो जो है अल्ट्रा वायर्स कंसिडर होंगे, बियॉन्ड अथॉरिटी कंसिडर होंगे। और अगर आपने इख्तियार दिया था और वापस ले लिया और उसने वापस लेने के बाद कोई काम किया तो भी वो अल्ट्रा वायर्स होगा। तो ये वर्ड याद रखना है, अल्ट्रा वायर्स, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अल्ट्रा वायर्स, इसका मतलब होता है बियॉन्ड अथॉरिटी। ये एक ही केस है जिसमें आप जो उसने एक्ट्स किए हैं उसे आप कोर्ट के थ्रू रिजेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसने विद इन अथॉरिटी काम किए हैं तो फिर आप उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते। ये याद रखते हैं आपने। फिर इसके एडवांटेजेस हैं, उस दिन भी हमने पढ़ा था, पढ़ लीजिएगा, दो तीन है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आया कि जनाब इसके तीन एडवांटेजेस और तीन डिसएडवांटेजेस वगैरह बताएं। तो ये हमारा चैप्टर था। आज हमने उसकी एक कंप्लीट रिवीजन की है चैप्टर वन की। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके पास क्वेश्चंस करेंगे, और उससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर टू का आगाज करेंगे। बल्कि चैप्टर नंबर टू का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आगाज करेंगे हम, क्योंकि चैप्टर टू से लेके चैप्टर 10 तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा। तो फिर उसमें इंशाल्लाह ताला उसी दिन जब मैं आगाज करूँगा तो फिर पूरी डिटेल से उसकी इंट्रोडक्शन दूंगा पहले आपको, फिर हम चैप्टर टू चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, करम, रहमतें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ आप सब पे नाज़िल फरमाता रहे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।